नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर कासगंज से है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर सोमवार को एटा रोड कैंप कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू और साथ ही झालमुड़ी खिलाकर बंगाल जीत की खुशी और साथ ही एक दूसरे से साझा की है। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री साहू ने और साथ ही वहां की यह जाति विकसित भारत के संकल्प की विजय है, उन्होंने कहा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह की कूटनीति और बंगाल में कमल खिलाने का श्रेय दिया जाएगा। और साथ ही जिला मंत्री ने पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी बांटी है। कार्यकर्ताओं ने दीदी हटी झालमुड़ी बटी जैसे नारे लगाए। और साथ ही महिला मोर्चा पूर्व महामंत्री सुमन वारचेड़ ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी बात कही है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सोनू वाला, मंजू सोलंकी और साथ ही विद्या राजपूत, ऋचा तोमर, मीना तोमर, राजेश्वरी, विमला साहू, गीता तोमर, संध्या पचौरी, सोनी और साथ ही सीता, मोनी, लव कुशलता और सहित अन्य महिला भी वहां पर मौजूद रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर पाली में उत्सव, चौराहे पर गूंजे जश्न के पटाखे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की खबर पर पाली में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। पाली मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाली चौराहे पर एकत्र होकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया तथा आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला मीडिया प्रभारी अतुल सिंह और साथ ही गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन ओम प्रकाश मिश्रा एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष रामू अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष शिवम तिवारी, सभी लोग वहां मौके पर मौजूद रहे। कैसे मनाया जा रहा है? आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यकर्ता लोगों ने एक दूसरे को इलाकों में टीका कराया। श्रावस्ती से ही जहां जिलाधिकारी ने अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वगणना और जनगणना के सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। और बताया गया कि 7 से 21 मई तक स्वगणना, 22 मई से 20 जून तक मकान सूचीकरण एवं फरवरी 2027 में जनसंख्या जनगणना होगी। इस बार मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से कराई जाएगी। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजन हुई है। बैठक में जनप्रतिनिधियों को उपस्थिति में विभागीय कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। और साथ ही बैठक में श्रावस्ती रामफिरन पांडे, सांसद श्रावस्ती के प्रतिनिधि सनील चौधरी और साथ ही विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा के प्रतिनिधि राहुल शुक्ला, MLC पद्मसेन चौधरी के प्रतिनिधि जगजीवन वर्मा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा के प्रतिनिधि सुनील तिवारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रस्तावित कार्यों का शीघ्र सर्वेक्षण कर कार्य योजनाओं तथा उनको पूरा करते हुए तैयार करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। इस दौरान अधिशासी अभियंता KP मिश्रा सहित विभिन्न विकास खंडों के सहायक एवं अवर अभियंता उपस्थित रहे। बस ऑपरेटर और उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पिछले 3-4 वर्षों में चारधाम यात्रा की व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जिसका मुख्य कारण सरकार और उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की गलत नीतियां हैं। महासंघ अध्यक्ष ने बताया कि 4 साल पहले सरकार के द्वारा धामों में दर्शन के लिए स्टॉल लगाकर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन इन स्टॉल की बुकिंग समय से पहले पूरी हो जाती है। स्टॉल न मिलने के कारण यात्रियों को 10 से 12 दिन तक ऋषिकेश में रुककर परेशान होना पड़ रहा है। इससे यात्रियों का चारधाम यात्रा में महायोग भी मोह भंग हो रहा। और साथ ही आपको बता दें कि सुधीर राय ने आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा की अन्य रूटें जैसे कैची धाम आदि, कैलाश आदि की तरफ मोड़ने की साजिश की जा रही है।
और ये भी अभी 2-4 साल से ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम भारी रोष देखने को मिला है। यात्रियों में जगह जगह सड़कों की स्थिति खराब है और जाम की समस्या भी फिलहाल बनी हुई है। विगत 3-4 वर्षों से जो चारधाम यात्रा व्यवस्था है बहुत अपनी पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि हमारे जो नीति नियंता है, जो नीति बनाने वाले हैं, उनकी पॉलिसी ऐसी रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीच में 4 साल पहले इन्होंने स्लॉट सिस्टम की स्थापना करी कि स्लॉट होगा, धामों में जितनी जगह पे है ऑनलाइन पंजीकरण होगा और स्लॉट के हिसाब से दिया जाएगा। हमने देखा कि हमारे पास 2-3 सालों से यात्री भी थे और हमारी बसें भी यहाँ अवेलेबल थी, लेकिन स्लॉट इनके पूरे हो रखे थे। इससे क्या है, 10-10 दिन 12-12 दिन तक यात्री यहाँ पे भटका रहा, परेशान रहा, जिसको देखते हुए विगत 2-3 वर्षों से यात्रियों ने यहाँ का आना रुक करना ही बंद कर दिया। और हमारे धामी जी, मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसे हैं कि उन्होंने जो यहाँ के यात्री थे उनको अपने कुमाऊं में जो वो है कैची धाम आदि के अलावा उधर भेजने का काम किया। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि ये चारधाम यात्रा को फ्लॉप करने की साजिश थी। आज स्थिति यह है कि कोई भी यात्री चारधाम पे जो स्थितियां रहती थी मई जून में, उस प्रकार से यात्री यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो आ भी रहा है तो वो पीछे से ही अपनी गाड़ियां बुक करके आ रहा है। वो यहाँ पे जो निर्भरता थी उसने यहाँ पे की निर्भरता बंद कर दी है। हमारे जो गाड़ी वाले हैं, हमारे जो होटल वाले हैं, वो लगभग शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि चारधाम यात्रा पिछले कई वर्षों से जो है बेपटरी हो चुकी है। जिस तरह की जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं वो हरबरपुर में, विकास नगर में और उत्तराखंड बॉर्डर पर जा जाके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप यहाँ से, तो ऐसे में कुछ इसी की स्थिति और करनी हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर से अभी मैं कल हरिद्वार से मेरी बात चल रही थी, उनके मन में भी ये भय है और ये वो वहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो अभी इन्होंने 4 लेन वाली बात बोली है कि देहरादून और दिल्ली जो है 2.5 घंटे का रास्ता कर दिया है, तो ऐसी अफवाह वहां चल रही है कि वो सारी की सारी यात्रा जो है विकासनगर और उधर की तरफ से डाइवर्ट होगी। अगर इस प्रकार का वास्तव में ये बात हकीकत है तो मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है ये बहुत निकम्मी सरकार है। वर्षों से जो है हरिद्वार यात्री आता था, हरिद्वार दर्शन करता था, सत्यनारायण मंदिर में दर्शन करता था, उसके बाद यात्रा करके ऋषिकेश में स्नान करने के बाद चलता था। ये जो परंपरा है, इस परंपरा को छेड़ने का काम अगर ये सनातनी सरकार कर रही है तो निश्चित तौर से ये पतन की ओर अग्रसर हो रही है। जिस तरीके से इन्होंने जगह जगह यात्रियों के लिए सुविधा देने के नाम पर जो शोषण ऋषिकेश का हो रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, सुविधा के नाम पे तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप जाके देखेंगे तो अगर हम यहाँ से चारधाम यात्रा की भी बात करते हैं या इससे पीछे की भी बात करते हैं, अभी हमारे कुछ यात्री आ रहे हैं बेचारे, वो सत्यनारायण मंदिर से उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, वो बेचारे घूम के आ रहे हैं वो भानीवाला की तरफ से। इतना लंबा फेरा आना उन्होंने ऋषिकेश पंजीकरण लगाना है तो 50 किलोमीटर उनको घुमा के फेर दिया। तो व्यवस्था कुछ नहीं है, जब सड़कों की बुरी स्थिति है, जाम जगह जगह जाम लगा हुआ है और जाम के नाम पे वो उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो व्यवस्था के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है, केवल लूट मजारी और चोर बाजारी चल रही है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। पिरानकली नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम प्रधान और वार्ड 4 की सभासद के प्रतिनिधि रशीद अली ने मिलकर वार्ड वासियों को सौगात देते हुए अन्य 16 आंतरिक सड़कों और साथ ही एक नाले का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और सभासद प्रतिनिधि के दादे का आशीर्वाद लिया और इस पहल को एक यादगार पल बताया है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम प्रधान ने कहा है कि लंबे समय से टूटी फूटी सड़कों की समस्या से जूझ रहे वार्ड वासियों के लिए ये किसी राहत से कम नहीं है। अब इन सड़कों के बनने से आवागमन आसान होगा, धूल और कीचड़ में निजात मिलेगी, इलाके के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। हमने 5 सड़कें और ये एक नाला है बहुत बड़ा, और उधर भी नाला है। चुनावी मुद्दे देख लो जो आपके सामने। हमने कहा भाई हमने पहले भी विकास करा, जब मैं प्रधान रहा 2011 से लेकर 15 तक ये भी इसका गठन हुआ नगर पंचायत का, मेरे टाइम में हुआ, और हमने पहले भी बहुत विकास करे और अब आपके सामने लोगों के सामने विकास करे। अब तो हमने सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया। पिछले उसमें भी जब पिछला शुरू में ही चला तो सैकड़ों सड़कें बनी और उसमें बड़े नाले भी बने
और अब जब भी बड़े नाले बन रहे हैं और सड़क भी बन रही है, सैकड़ों सड़कें भी। जब से हम आए पहले का तो हमें पता नहीं क्या सफाई होगी, हमारे टाइम में बढ़िया सफाई होगी, बेहतरीन निकासी भी है, सब चीज की सफाई भी है, हैंडपंप भी है, लाइट आपने पुल में देखा होगा, हमने अभी जंजीर गिरवाई उसमें नहर में, वहाँ लोग बाग आए दिन पता लगता है डूबते थे उसमें, खुदा ने भाई उसकी जिसकी जिंदगी है वो बची जाएगा। एक उसी रोज जब जैसे ही डाल ली वो एक आदमी बच गया उसको पकड़ के। सड़कों के लिए नहीं कोई परेशानी आओगी भाई, अभी हमारे कितना टाइम हुआ हमारे कार्यकाल में, हमें कोई सड़क हमारे टाइम में बचने की और हमें ढूंढनी पड़ेगी अभी से ही, 6 महीने में हमारा सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। पानी के भराव को क्या कहेंगे? पानी क्या भराव, हम निकास का वो कर रहे हैं प्रयास पूरा, जहाँ से भी नाला पहले भी करा। 4 में 5 सड़कों और एक नाले का उद्घाटन किया गया है। देखिए, मैं लगभग 2017 से वार्ड नंबर 4 में एक्टिव हूँ। 2018 में भी मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश कोई कमी रही थी तो मैं नहीं जीत पाया था। लेकिन मैं 2018 से लगातार जनता के बीच रहा और मुझे उसका फल मिला। 2025 में मुझे वार्ड 4 की जनता ने जिताया और मैं वार्ड 4 की जनता की जहां जहां सड़कों की दिक्कत थी, पानी की निकासी थी, मैं पहले से ही जानता था। अभी आप देख लीजिए इधर हज कमेटी के पीछे यहाँ कभी भी किसी तरह का कोई विकास नहीं कराया गया। यहाँ पानी की निकासी की इतनी समस्या थी कि यहाँ ज़ायरीन आते हैं, सबको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उसी के क्रम में हमने यहाँ राव अजीम साहब के यहाँ से हज कमेटी तक एक नाले का निर्माण कार्य अब जल्दी शुरू हो जाएगा, जिससे बस्ती में जितनी भी पानी की जो दिक्कतें आती थी वो सब दूर हो जाएगी। आप लगभग हरिद्वार जिले में, ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, अगर कोई पूरे शांतिपूर्वक बोर्ड चल रहा है तो वो पिरान कलियर का चल रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बोर्ड को किस तरीके से चला रहे होंगे। किसी तरह का कोई भी आपको 1% भी सभासद की तरफ से कोई विरोध नहीं मिल रहा होगा, तो आप इसी से जान सकते हैं कि कितने शांति से और कितने अच्छे तरीके से पिरान कलियर में विकास हो रहा है। और हमारा भाजपा नेता से सांसद प्रतिनिधि विपिन मंडल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने प्रमुखता से झालमुड़ी खिलाए और साथ ही पटाखे फोड़े हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही भाजपा समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा नेता विपिन मंडल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होते दिख रहा है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस अखंड भारत की मजबूत राष्ट्र का सपना देखा था, आज वह सपना साकार होता दिख रहा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इसे मेहनती और साथ ही समर्पण का परिणाम बताया है। और साथ ही भाजपा नेता सचिन सौरभ ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की ये जीत ऐतिहासिक और साथ ही यह देश की राजनीति में एक नया अध्याय भी साबित होगी। वहीं इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकांत कुशवाहा, नगर अध्यक्ष रंजन नूनिया और साथ ही मोहन सिंह, पवन किशोर और साथ ही चुन्नू, पंकज कुमार गुप्ता, अरविंद और साथ ही हरिओम और साथ ही नरेंद्र चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज तो बहुत ही खुशी की बात है, आज 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है और हम लोग के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खास करके आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि बंगाल में लगभग 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बंगाल की जनता को तहे दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि जिसने भारतीय जनता पार्टी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास दिखाया है, इसके लिए मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। इसी भरोसे के साथ बंगाल में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और साथ ही साथ असम में भी हम रिपीट हो गए हैं और असम में पहले से लगभग 20 सीट ज़्यादा हम जीत रहे हैं। इसके लिए मैं वहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी तहे दिल से बधाई देते हैं और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को भी बधाई देते हैं। काफ़ी खुश हैं, बहुत खुश हैं, खुशी का तो ठिकाना नहीं है। हम लोग आज मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी भी खा रहे हैं। मिठाई से बढ़िया झालमुड़ी ही लग रहा है हम लोग। ममता दीदी तो बोली कि भाजपा पानी पिला दे, वो तब ममता दीदी बोली, वहाँ की जनता, वहाँ के हिंदू भाइयों ने उनको आज पानी पिला दिया, जो वो बोली आज उनको पानी पिला दिया है। अभी उनके पार्टी तरफ से बोला जा रहा है कि गड़बड़ी कर रही है। देखिए भैया, हारने वाली
पार्टी तो बोलबे नहीं करेगी, कुछ तो कुछ बहाना उनको हार का चाहिए ही नहीं। वहाँ हिंदू भाई ने दिखा दिया कि पानी किसको पिलाया जाता है, भेज दिया उनको बांग्लादेश। हावी हो गया था लोकतंत्र। आप सभी ने देखा होगा पिछले 15 सालों से लगातार टीएमसी के द्वारा किस तरह से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के तरह से बंगाल की जनता को पीड़ित किया गया, शोषित किया गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया। सबसे पहले आज की जीत के शुभ अवसर पर हम उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को यहाँ से श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज की जीत के लिए अपना बलिदान दिया है। उन परिवारजनों को ये जय श्री राम यहाँ से बोलता हूँ कि आपके बलिदान की बदौलत है कि आज बंगाल में भाजपा ने दिखाया है कि किस प्रकार से कमल खिला है। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से बताया कि मोदी है तो मुमकिन है। अमित शाह जी ने खुद से एक स्ट्रेटेजिक वार रूम में जाकर के बताया कि यदि देश का जो नेतृत्व है किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर हमारी पॉलिसी गई और बंगाल में अब उद्योग लगेगा, बंगाल में सुशासन लगेगा। बंगाल में यह हर उस माँ की जीत है जो अपने बेटों को सुरक्षित देखना चाहती है। बंगाल में हर युवा की जीत है जो अपने आप को रोजगार से जोड़ना चाहते थे। बंगाल में हर उस आदमी की जीत है जो टोलाबाजी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। और चुनाव आयोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ किस प्रकार से स्ट्रक्चर तरीके बहुत ही अच्छे सुरक्षा दृष्टि से बंगाल के लोगों से ये भय हटाया कि भाई आप लोकतंत्र के पर्व में सम्मिलित होइए। पूरे देश में रिकॉर्ड 93% वोटिंग के बाद भी दिखाया कि हम लोगों ने किस प्रकार से 2/3 मेजोरिटी 195 सीट्स भाजपा की झोली में दिया है। वोटिंग में गड़बड़ी हुई है? वोटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यही ममता बनर्जी एक दिन पहले दावा कर रही थी कि हम 200 सीट जीतेंगे। यदि गड़बड़ी होती तो क्यों बोलती वो? ये लोग नहीं बोल रही थी। कारण क्या है? जीत का सबसे बड़ा कारण है भाजपा की नीतियों पर विश्वास। जीत का कारण है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भाजपा का जो फाउंडिंग मेंबर है वो वही बंगाल से शुरुआत हुए थे। उन्होंने बताया था कि समाज के अंतिम पंक्ति तक उदय करना है और हम लोग मेजोरिटी का अपीसमेंट नहीं करेंगे। हम लोग हिंदुओं को दरकिनार कर दिया गया था। वहाँ शेखपुरा में खुशी मना रहे हैं। पूरा दुनिया में देश में खुशी है तो शेखपुरा में खुशी तो स्वाभाविक है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सौरभ, एक अति साधारण भाजपा का कार्यकर्ता। खबर चित्तौड़गढ़ से है जहां सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली और सुबह से ही भीषण गर्मी और उमस ने आमजन को बेहाल कर दिया। तेज धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ स्थानों पर तेज बारिश तो कहीं पर रिमझिम फुहारें गिरती नजर आई। तेज हवाओं के कारण शहर के कुछ इलाकों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई और लाइटें बंद हो गई। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन से जहां एक ओर लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, वहीं भीषण गर्मी से राहत मिलने पर आमजन ने राहत की सांस भी ली है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और अगले कुछ घंटों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई जा रही है। कोटा शहर में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से ही भीषण गर्मी और उमस ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया था, लेकिन तेज धूप के चलते लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया। दिन भर लोग पसीने से तरबतर नजर आए। दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। शहर के कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम फुहारें गिरती नजर आई हैं, जिससे वातावरण ठंडक घुल गई और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। इसके बावजूद अचानक बदले मौसम से आमजन ने राहत की सांस ली है और तपती गर्मी से कुछ समय के लिए निजात भी मिली है। भरतपुर डीग जिले के जुरुहरा थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते पति पत्नी ने जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि रोड चौड़ीकरण के दौरान प्लॉट अतिक्रमण में आने से मानसिक तनाव के चलते पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी है। दोनों का आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार प्लॉट की काफी कीमत थी और रोड में आने के बाद दोनों तनाव में थे और साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें, जुरहरा थाने के एएसआई रमेश चंद ने बताया कि घटना बमनवाड़ी के है और जहां देर रात करीब 2 बजे राम प्रसाद 70 वर्षीय, उसकी पत्नी रामवती 67 वर्षीय जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों के गृह कलेश की वजह से जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। जुरहरा थाने के गांव बमनवाड़ी का मामला है, जहाँ पे दोनों पति पत्नी ने गृह कलेश से तंग आकर के
जहरीला पदार्थ खा करके यहाँ आरबीएम में भर्ती हुए थे और जिनकी दौरान इलाज रात्रि में मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई और पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। परिजन कुछ आरोप, परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का कहना यही है किसी का कोई शक हुआ नहीं है, वो आपस में गृह कलेश में घर की परिस्थितियों को देखते हुए तंग आकर के उन्होंने इस तरह का कदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र देसाई है, थाना जरेला। भरतपुर के रूपावास कस्बे में शराब के ठेके को जाटव बस्ती के पास शिफ्ट किए जाने के विरोध में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि यदि ठेका वहां खोला गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय निवासी मनोज गौतम ने बताया कि शराब कस्बे में पहले से ही एक व्यक्ति के 3 शराब ठेके संचालित है और अब एक नया ठेका जाटव बस्ती से मात्र 10 मीटर की दूरी पर लाया जा रहा है, जिससे स्थान पर ठेका प्रस्तावित है वहां बस स्टैंड, साईं बाबा का मंदिर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। प्रदर्शनकारियों का कहना है ठेका खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा और महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि शराबी तत्व द्वारा छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस मामले में पहले भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर लोग कलेक्ट्रेट से मिलने पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें, कलेक्टर से मिलने वहां पर लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि शराब ठेके की शिफ्टिंग का आदेश नहीं रद्द किया गया तो आंदोलन को और भी उग्र कर दिया जाएगा। पास में एक ही आदमी के 3 ठेके ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनमें दामोदर की दुकानों में भी चल रहा था। क्योंकि वहाँ से ये जो ठेका है वो जाटव बस्ती के बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे लाया जा रहा है, जहाँ पे बस स्टैंड भी है, साईं बाबा का मंदिर भी है और वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। हमें आशंका है कि रोज़ नए दिन वहाँ पे जो लोगों को दारू की लत लगी हुई है वो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे और वहाँ पे जो है वहाँ का जो न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। हमने पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम सैकड़ों लोग जो आप देख रहे हो वो लोग यहाँ ज्ञापन के माध्यम से बताने आए हैं कि अगर सरकार ने वो जो ठेका स्थानांतरण का जो आदेश है वो अगर रद्द नहीं किया प्रशासन ने तो वहाँ पे उग्र आंदोलन होगा। पहले भी जरेला में हम बहुत सारे ज्ञापन दे चुके थे, ठेका नहीं हटा। बाद में जरेला की महिलाओं ने उसमें आगजनी की और बाद में वो जेलें भी गई, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रशासन को खुलेआम चेतावनी देते हैं, अगर वहाँ पे स्थानांतरण के आदेश कैंसिल नहीं हुए तो हम जरेला जैसी घटना की बिल्कुल आशंका से मना नहीं कर सकते कि वो हो सकती है, बिल्कुल पुनरावृत्ति हो सकती है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएं, जिससे वो जो ठेका है, ठेका किसका है, खुल चुका है क्या ठेका? ठेका अभी खुला नहीं है, वो जहाँ पे पहले चल रहा था वहाँ पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ पे चले वो ठेका, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो ठेका जहाँ वो स्थानांतरित करने जा रहे हैं वहाँ सामने हरिजन बस्ती है, जाटव बस्ती है, बिल्कुल उसी के सामने केवल रोड क्रॉस करके आपका बस ठेकेदार ने मनमानी रूप से वहाँ बोर्ड लगा दिया है, सारे काम कर दिए हैं, औपचारिकताएं केवल बाकी हैं, वहाँ सामान सब करना बाकी है। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार है मनीपाल जी। मेरा नाम मनोज गौतम है, मैं वहीं का स्थानीय निवासी हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने एक और बड़ी कामयाबी उसे मिली है। अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता
कृष्ण अवतार गुप्ता को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई जयपुर एसीबी मुख्यालय के निदेशक पर अलवर प्रथम की टीम ने की है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके भतीजे का लक्ष्मणगढ़ रोड स्टेट हाईवे 44 पर ग्राम बरखेड़ा में HPCL कंपनी का पेट्रोल पंप खोलने के लिए LOI जारी हुई थी। इस पेट्रोल पंप को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से NOC लेनी जरूरी थी। NOC की जारी करने के नाम पर PWD कार्यालय में तैनात अधिशासी अभियंता कृष्ण अवतार गुप्ता परिवादी को चक्कर कटवा रहे थे और बदले में 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। परेशान होकर और साथ ही परेशान भी कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 1 मई को इस मांग का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान ही आरोपी इंजीनियर ने परिवादी से 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए और साथ ही बाकी बचे 25,000 रुपए देने के दबाव में बनाया है। दबाव बनाने के बाद पैसे की मांग पुख्ता होने के बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक भवन भूषण ने निर्देशन में अलवर चौकी प्रभारी शब्बीर खान की टीम ने जाल बिछाया। सोमवार को जैसे ही कृष्ण अवतार गुप्ता ने परिवादी से बकाया 25,000 रुपए लिए हैं, पहले से ही तैयार खड़ी एसीबी की टीम ने उन्हें दबोच लिया और साथ ही आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है। फिलहाल आरोपी इंजीनियर से पूछताछ की जा रही है। तारीख को हमारे पास परिवादी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ था और उसने बताया कि हमारे पेट्रोल पंप अलॉटमेंट की फाइल चल रही है। लक्ष्मणगढ़ रोड पे उनका कोई नया पेट्रोल पंप BPCL ऐसा वो पेट्रोल पंप है, जिसके NOC अब अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जो एक्सीएन है कृष्ण अवतार गुप्ता जी उनके पास में है, जो हमारी उसको पास नहीं कर रहे हैं और वो हमसे रिश्वत लेना चाह रहे हैं। तो उनकी इस परिवार पे हमने सत्यापन करवाया। 1 मई को हमने सत्यापन करने के लिए भेजा, जिसमें कृष्ण अवतार जी ने 10,000 रुपये मौके पे ले लिए थे और 25,000 रुपये और देना इनका तय हुआ था। तो और इन्होंने मंडे को बुलाया था। आज जब इस सत्यापन के दौरान हमने उसी के ऊपर आज कार्रवाई को अंजाम देने के लिए परिवादी को वहाँ अधीक्षण अभियंता कार्यालय में भेजा, जहाँ कृष्ण कुमार जी मिले। उन्होंने कहा कि आप घर पे दे देना। तो फिर वो परिवादी ने वापस हमारे आके बताया कि वो उन्होंने घर के लिए कहा है। तो फिर जब ये आरोपी अपने कृष्ण अवतार जी घर पे लंच पे आए तो वो परिवादी को वहाँ पे उनके घर पे भेजा। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे 25,000 रुपये ले लिए और रुपये लेकर अपने सोफा पे ही रख लिए, जिसको हमने वहाँ पे मौके पे रिश्वत राशि बरामद कर ली है और अभी हमारी रावली विहार थाने में कार्रवाई चल रही है। सर, कितने रुपए की जो राशि थी, टोटल पहले डिमांड कितने की हुई थी? डिमांड मतलब 50,000 रुपये 40,000 रुपये ये मांग रहे थे और फिर जब सत्यापन के दौरान ये 35,000 रुपये लेना तय हुआ था और सत्यापन के दिन 10,000 रुपये इन्होंने ले लिए थे और 25,000 रुपये आज मंडे को लेना इनका तय हुआ था। तो इसमें कोई और किसी की संलिप्तता सामने आई हो? ऐसी कोई एक्शन जयन? नहीं, ये एक्शन साहब का ही इसमें इनकी जो फाइल है इन्हीं के पास थी और इन्हीं के पास अटकी हुई थी। तो घर की बरामदगी में कुछ मिला हो सर इन चीज़ की? नहीं, घर की बरामदगी तो क्या, अभी तो हम ये ट्रैप की कार्रवाई में उसमें लग रहे हैं और घर पे हुई है, तब आगे अनुसंधान से आगे और निकल जाएगी। सर, ये 10,000 रुपये लिए थे या ऑफिस लिए थे, घर लिए थे? नहीं, ये ऑफिस में लिए थे। 10,000 रुपये जो 1 तारीख को लिए थे वो वहाँ ऑफिस में लिए थे। आपका क्या नाम है? शब्बीर खान। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।